I hope you all are fine. So welcome back to my physics class. This is Sonali and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, this is the platform where we discuss the physics of 11th and 12th. So in order to get the physics through the easiest and the finest way, just stay tuned with the channel and subscribe it so that you will be notified for all the recently uploaded videos. ठीक है? So बच्चों, ये है मैथमेटिकल मेथड्स का 4th क्लास और आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है resolution of vector, and I bet you this resolution of vector plays a very important role in order to understand the physics of your 12th board. अगर आपको resolution of vectors ये पॉइंट समझ में आ गया तो मैं बता रही हूँ आपको 30% डेरिवेशन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम तो डेरिवेशन में ही जाती है और बच्चों को डेरिवेशन इसी के लिए नहीं जमता क्योंकि उनको वेक्टर्स को रिजॉल्व नहीं करते आता. ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ के लो. Watch this lecture, watch this video till end so that you will be familiar with the resolution of vector. and एक बार आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करते आ गया तो फिर आपको डेरिवेशन को सॉल्व करने में कोई रोक नहीं सकता. ठीक है, जिस डेरिवेशन में वेक्टर्स आएंगे ऑब्वियसली उसी डेरिवेशन की बात कर रही हो. ठीक है, सो देखो बच्चों, वेक्टर्स के साथ आप फैमिलियर हो बट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये एक नया पॉइंट है आपके लिए. ऑफ कोर्स न्यू है बट नो नीड टू बॉदर इट. दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक. ये सिंपलेस्ट टॉपिक है और ये फिजिक्स को बहुत ईजी बना देगा. तो जिस फिजिक्स से आप दूर भागते हो ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ अपने आप आपको फिजिक्स के पास लाएगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो एज यू कैन सी द डेफिनेशन इज ऑलरेडी रिटन ऑन अ बोर्ड बट हमारा अप्रोच, हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं है. राइट, सो सबसे पहले वेक्टर्स को रिजॉल्व करना मतलब क्या एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिजोल्यूशन ये समझ के लो. इफ यू अंडरस्टैंड द नीड टू रिजॉल्व द वेक्टर्स देन you will ultimately understand the definition of resolution of vector. सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, इस एग्जांपल से आप ये समझ के लो कि why there is a need of resolution. ठीक है, so now let's see the example. Suppose this is ground surface. 3 केसेस हम कंसिडर करते हैं. सेम सरफेस हमारे पास है बट 3 केसेस लेना है तो 3 अलग अलग डायग्राम हमने ड्रॉ करके रखी. ठीक है, सपोज तीनों सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का शेप थोड़ा वैरी भी हो रहा होगा तो ये अज्यूम कर लो कि तीनों ऑब्जेक्ट सेम है, तीनों का मास सेम है. ठीक है, अज्यूम ही तो करना है, उसमें क्या जाता है. वैसे भी फिजिक्स में हर जगह अजम्पशन फॉलो करना होता है. तो देखो अभी यहाँ पे इधर से फर्स्ट केस में सपोज इस ऑब्जेक्ट पे आपने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, सपोज 10 न्यूटन का. ठीक है, मतलब आपने फोर्स लगाया अलोंग एक्स एक्सिस. ये तो आपको पता है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इस तरह से एक्स वाई जेड. मे बी आपने 10 तक सिर्फ एक्स वाई एक्सिस को स्टडी किया होगा, है ना. बट अगर आपको स्पेस को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 3 एक्सेस यूज करना होता है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सेस. ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. अगर आपको 1D मोशन स्पेसिफाई करना है तो कोई भी एक एक्सेस का यूज आप करोगे. अगर आपको 2D मोशन यूज करना है, स्पेसिफाई करना है तो आप प्लेन यूज करोगे, मतलब एट ए टाइम 2 एक्सेस यूज करोगे. और आपको स्पेस में मोशन स्पेसिफाई करना है तो आप 3 एक्सेस यूज करोगे साइमल्टेनियसली, एक्स वाई जेड. क्लियर? सो सपोज यू हैव अप्लाइड द फोर्स ऑफ 10 Newton along x-axis, then what is the possibility? Of course, object will displace us along this direction. Clear? Yes, very much clear. Now in second figure, suppose you have applied a force of again 10 Newton, but now along this axis, मतलब कौन सी axis है ये? Y axis. यहाँ पे x axis के लगाया था y axis. ठीक है, possibility क्या होगी? Object will displace us in this direction. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर आप इंडिविजुअल एक्स एक्सिस के अलावा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट वही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है. अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया वर्टिकली डाउनवर्ड तो ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा. दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज दैट ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ओके, बट इफ द थर्ड केस इज लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, ये है ऑब्जेक्ट जिसका मास है m. अब आपने ना एक्स एक्सिस के अलावा फोर्स लगाया है ना आपने वाई एक्सिस के अलावा फोर्स लगाया है. सपोज अब जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है ये, और सपोज ये भी फोर्स है 10 न्यूटन का. क्लियर? सो बच्चों अब क्या होगा,
जब फोर्स ऐसे लगाया था तो ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस हुआ, जब फोर्स ऐसे लगाया ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस हुआ। अब फोर्स तो ऐसे लग रहा है, अब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. So now the force is acting on this object in such a direction. Now the question arises, what will be the displacement of object? Of course इस force की वजह से suppose हम consider करते हैं कि object इस direction में displace हो रहा है, but आप मुझे बताओ, यहाँ पे 100% फोर्स आपने लगाया 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का भी फोर्स यूटिलाइज हुआ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए। यहाँ पे भी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया वाई डायरेक्शन में, पूरा के पूरा फोर्स यूटिलाइज हुआ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में। यहाँ पे भी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कंसिडर करोगे तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या पूरा के पूरा 10 न्यूटन का फोर्स यूटिलाइज होगा? नहीं होगा। तो इस 10 न्यूटन में से कुछ न्यूटन का ही फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के लिए यूज होगा और कुछ फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल वेक्टर है, इस वेक्टर, ये जो ओरिजिनल वेक्टर है आपका एफ बार, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, इस 10 न्यूटन का कुछ 5 न्यूटन फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा और अगेन 5 न्यूटन का जो फोर्स है ऑब्जेक्ट को इस अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये केस में क्या हो गया कि ये जो फोर्स आपने लगाया था विच इज मेकिंग अ सर्टेन एंगल थीटा विद दिस सरफेस, यहाँ पे देखो ये फोर्स इस सरफेस के साथ, ठीक है। अब ये सरफेस थोड़ा मैं ऊपर लेकर आती हूँ, यही सबको सरफेस है। सो कैन यू सी हियर योर फोर्स वेक्टर इज मेकिंग अ सर्टेन एंगल थीटा विद दिस सरफेस, ओके, and some part of force, some magnitude of force is getting utilized in order to displace the object along x-axis, and some force is getting utilized to displace the object along which axis? y-axis. Clear? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फोर्स आपने लगाया था ये फोर्स दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। तो अब क्वेश्चन ये भी है कि ऑब्जेक्ट किधर डिस्प्लेस होगा, इधर या इधर। तो अभी देखो केस क्या होगी, जब आप ऐसा फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट ना इधर डिस्प्लेस होगा ना इधर डिस्प्लेस होगा। ये आपने किया भी होगा बहुत बार। अगर आपके पास कोई ट्रॉली है, उसे कोई रोप से टाई करो और उसे ऐसे खींचो, तो जो फोर्स लगेगा वो देखो ऐसे स्लैंटिंग लगेगा, ये ऐसे फोर्स लगेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ट्रॉली है, इसे ऐसे रोप से टाई करो और इसे खींचो, तो देखना वो ट्रॉली ना सीधा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाती है ना सीधा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाती है, वो ऐसे जाती है, ये ऐसे, राइट, ये ऐसा मोशन होता है। And this, why this is happening? Because some part of force is utilizing in order to displace the object along x, and some part is getting utilized to displace the object along y. That means ये जो ओरिजिनल फोर्स आपने लगाया था, ये ओरिजिनल फोर्स क्या हुआ, दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गया, और इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब देखो डेफिनेशन क्या है। The process of splitting of given vector into its component is called resolution of vector. So यहाँ पे ये जो फोर्स आपने लगाया था which was making a certain angle theta with the ground surface, so this force has been splitted into two components. ये है आपका x component of force, तो आप इसे कह सकते हो fx, ये हो गया fy, okay. So here fx is displacing the object along x, fy is displacing the object along y axis, and that's why object ना x के along जाएगा ना y के along जाएगा, ये object ये ऐसे ऐसे displace होते जाएगा, और इसी को कहा जाता है resolution of vector. So resolution मतलब क्या, splitting of this given vector into these two components. Clear? This is nothing but called as a resolution of vector, and as you can see in figure, ये जो दो resolved components है, these are mutually perpendicular to each other. Clear? So this is all about the need of resolution and the definition of resolution. So you can note this diagram, and now I'll tell you something more regarding resolution of vector. अब ये तो समझ में आ गया कि why there is a need to resolve the vectors and what is mean by resolution of vector. अब अगर आपने given vector को दो components में resolve किया है, तो इसका magnitude कितना होगा, ये तो मैंने just assume करके आपको बता दिया 5 न्यूटन, बट एक्चुअल में x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर स्प्लिट हुए हैं
उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये सब कुछ हमें देखना है इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो नाउ लेट्स सी दैट। सो बच्चों, जो भी डिस्कशन हमने अभी किया उससे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर आपका वेक्टर इंडिविजुअली अलोंग एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो उसको रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका वेक्टर x के साथ, y के साथ या z के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है तो फिर इस केस में आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना होगा सो दैट you will be get its magnitude along both as x as well as y axis. Clear? So suppose ये हमने एक two dimensional Cartesian coordinate system लिए which consists of two axes x and y which are mutually perpendicular to each other. Clear? And suppose now this is your vector. कोई भी वेक्टर ले लो, एक इसको नाम दे दो. Suppose this is vector r bar and now suppose this vector is making an angle theta with the x axis. So if this is the case, अब क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है जिसपे ये वेक्टर लग रहा है, ओके, फिर वो वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस के अलोंग होगा. सो कितना मैग्नीट्यूड एक्स के अलोंग है, कितना वाई के अलोंग है, ये निकालना है हमें. ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना है, ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी है. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सपोज आई हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे इस तरह से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस पे इस तरह से. ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये कंसिडर करते हैं हम O, वेयर O इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सपोज ये है आपका पॉइंट A, ये है B और ये है C. क्लियर? और ये तो है ही आपका ओरिजिनल वेक्टर r बार, ये है आपका ओरिजिनल वेक्टर r bar. ठीक है, so now this vector r bar can be splitted into two components, one will be along x, one will be along y. so x के along जो है ये हो गया, y के along ये हो गया. so इस वेक्टर को हम नाम देते हैं ry और इस वेक्टर को हम नाम देते हैं rx. clear? so this way you have splitted a given vector r bar into two components, one is along x that is rx, one is along y and that is ry. ठीक है, and as these are the vectors so you can write it as rx bar or ry bar or simply you can also write it in terms of a unit vectors. ठीक है, so now you tell me, by using law of parallelogram of vector, by law of parallelogram of vectors, you know the law of parallelogram of vectors. If two vectors representing same physical quantity in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram. That means ये जो resultant vector है r bar, I can write it as addition of this two vector, that is rx bar plus ry bar. Clear? So let this be question number 1. ये already हो चुका है. और else I can also write it as r bar equals to unit vectors के फॉर्म में I can write it as rx into I cap, ry into j cap, because you know that I cap and the j cap are the unit vectors. I cap is along x, j cap is along y. So rx ये जो वेक्टर है आपका ये along x axis है. So rx simply magnitude रिप्रेजेंट करता है और I cap यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन दिखाएगा. So rx into I cap, इस rx बार को ही आप rx into I cap, ry बार को आप ry into j cap ऐसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स. अगर 3D सिस्टम अगर यहाँ पे लेते थे हम तो यहाँ पे आप लिख सकते थे प्लस rz into k cap. क्लियर? बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने 2 डायमेंशनल सिस्टम कंसिडर किया है. अब देखो, जस्ट ऑब्जर्व द फिगर. इफ आई यूज द ट्राइंगल सो यू कैन सी हियर योर वेक्टर r bar, your vector r bar is making an angle theta with x axis. Clear? So this r bar is making an angle theta with the x axis. So now you have to find out the magnitude of this resolved component rx and ry. So can you see here this rx and ry, ये क्या है? These are resolved components of given vector r bar. ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है. उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली फिगर की देखो डायग्राम यूज करेंगे. यूज द ज्योमेट्री ऑफ फिगर.
इफ आई से इन ट्रायंगल ओ या फिर इन ट्रायंगल AOC, if I use a triangle AOC, then tell me what will be the value of sin theta. For this angle theta, sin theta क्या होता है? sin theta होता है opposite upon hypotenuse. So tell me for that angle theta, ये हो गई अपोजिट. अब ये साइड कितनी हमें नहीं पता, बट ये तो पता है RY है, और अगर ये RY है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा RY. ये RX है तो ये भी हो जाएगा RX. ठीक है. सो अपोजिट इज RY एंड एडजेसेंट, सी दिस अपोजिट इज RY अपॉन हाइपोटेनियस. इस ट्रायंगल की ये हो गई हाइपोटेनियस. सो दिस इज R. गलती से भी यहाँ पे R बार मत लिखना, क्योंकि हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. सो आपको सिर्फ R लिखना है. सो इस पे से RY की वैल्यू आपको मिल रही है R साइन थीटा. नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सेम ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा? कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो फॉर दिस एंगल थीटा ये हो गई एडजेसेंट साइड, कितनी है? RX अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है? R. सो आपको मिला कॉस थीटा इज इक्वल्स टू RX अपॉन R. सो RX की वैल्यू कितनी हो गई? R कॉस ऑफ थीटा. क्लियर? सो ये हो गया आपका जो आपके रिजॉल्व कंपोनेंट्स थे RX और RY, इनकी वैल्यूज. ये जो रिजॉल्व कंपोनेंट्स थे आपके RX और RY, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? RX इज इक्वल्स टू कितना है? R कॉस ऑफ थीटा, और RY इक्वल्स टू कितना है? R साइन ऑफ थीटा. क्लियर? So this is the magnitude of these two resolved splitted components RX and RY of this given vector R bar. Clear? So see here, इसे हम देते हैं equation 1 2 हो गया. Let this be 3 and let this be 4. Okay? तो आपको एक चीज समझ में आई कि ये जो आपका गिवन वेक्टर है, इसके ये जो दो स्प्लिटेड कंपोनेंट्स है, जिसे आप रिजॉल्व कंपोनेंट्स कहते हो, उसमें से एक कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा, दूसरा हमेशा साइन होगा. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा कॉस होगा, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हमेशा साइन होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो इसके लिए एक ट्रिक है ध्यान में रखने की. वो ट्रिक ये है, और ये ट्रिक अच्छे को नहीं पता. ये ट्रिक ये है कि ओरिजिनल वेक्टर, ये आपका ओरिजिनल वेक्टर गिवन वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म करेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट रहेगा, और बचा हुआ हमेशा साइन कंपोनेंट रहेगा. मतलब अगर आपकी डायग्राम अब कुछ ऐसी है, ये x, ये y, और ये है अगर आपका r, और अगर यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट ry होगा, ये कंपोनेंट rx होगा. ठीक है. ये ओरिजिनल वेक्टर, ये उसके दो रिजॉल्व कंपोनेंट्स. अब आप हमेशा ये नीचे की एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कॉस कंपोनेंट नहीं लिख सकते. क्या कहा मैंने, क्या ट्रिक है? ओरिजिनल वेक्टर जिस रिजॉल्व कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म करेगा थीटा, वो हमेशा कॉस कंपोनेंट रहेगा, और बचा हुआ हमेशा साइन कंपोनेंट रहेगा. क्लियर? सो जब भी कोई गिवन वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करोगे, एक हमेशा साइन, दूसरा हमेशा कॉस. बट कौन सा क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गिवन वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म करेगा वो हमेशा कॉस होगा. यहाँ पे ये कॉस है, बट यहाँ पे ये कॉस है, और बचा हुआ हमेशा साइन होगा. तो ये ट्रिक है, बिल्कुल ये ट्रिक ध्यान में रखना आगे के लिए, क्योंकि हमेशा इतना ट्रिगोनोमेट्री यूज करके हम नहीं डिसाइड कर सकते. सो एक कॉस एक साइन है, जब पता है हमें तो क्यों इतनी ट्रिगोनोमेट्री यूज करिए. तो आपका बेसिक है, समझाने के लिए बताया. आगे जाके जब डायग्राम में डायरेक्ट एक्स और वाई कंपोनेंट की वैल्यूज निकालनी होगी तो डायरेक्ट आपको देखना होगा कि कौन सा कॉस है, कौन सा साइन है. तो क्या है ट्रिक? ओरिजिनल वेक्टर जिस वेक्टर के साथ, नोट इट डाउन, ओरिजिनल वेक्टर जिस वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करेगा दैट इज ऑलवेज अ कॉस एंड रिमेनिंग इज ऑलवेज अ साइन. क्लियर? नाउ इफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस इक्वेशन 3 and 4, if I do so, squaring and adding equations 3 and 4, ठीक है. सो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं और राइट को राइट में. सो क्या हो जाएगा देखो, RY स्क्वायर प्लस
आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस स्क्वायरिंग और एडिंग किया है। सो इसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, आर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर विल बी टेकन आउट कॉमन एंड इन ब्रैकेट आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta, and you know the value of sin square theta plus cos square theta come out to be 1. 1 into r square will be r square, so r square की वैल्यू हो गई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और अगर मैं r निकालूँ तो कितना हो जाएगा, r will be अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. This is very important formula. Let this be next equation number 5. So equation 5 gives you the magnitude of your given vector r bar. So अगर आपके पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट में जितने भी कंपोनेंट्स है उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके उनको ऐड करना होगा. सो योर वेक्टर इज दिस आर बार इक्वल्स टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार. सो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ही आर, और उसका आंसर कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. क्लियर. अब अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, ये आपका हो गया, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, ये इतना पोर्शन में इरेज कर रही हूँ. सो आप स्क्रीनशॉट लेके, ये पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ये नोट कर लेना. सो दिस इक्वेशन 5 गिव्स यू द मैग्नीट्यूड, दिस इक्वेशन 5 गिव्स यू magnitude of your given vector, okay, in terms of its resolved components. Now if you want to find out the direction of your given vector, so direction हमेशा कौन देता है, angle. So for that case, in order to find the direction of r bar, okay, if I use the same triangle OAC, so tell me what will be the value of tan theta. Tan theta का formula क्या है, opposite upon adjacent, right? So for this angle theta, this is opposite, this is adjacent. What is that, ry, and this is rx. So this will be ry by rx. clear? और आपको डायरेक्शन निकालनी है गिवन वेक्टर की, मतलब आपको एंगल निकालना है. इस फिगर में आपका एंगल है थीटा. क्लियर. सो tan थीटा की अगर वैल्यू आपको मिल रही है ry by rx, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ry by rx. So this will give you direction of your given vector r bar. So this is the whole concept of resolution of vector. I hope you got it. Okay. So again I repeat, when the vector is not purely along x, not along y, not along z, if it is making certain angle theta with any of the axis x, y or z, then you need to resolve the vector so that उसका magnitude आपको तीनों direction में मिले. Okay. तो अगर आपके पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है तो गिवन वेक्टर को जब रिजॉल्व करोगे, एक कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा, दूसरा हमेशा साइन होगा, बट जो वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म करेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, बचा हुआ साइन होगा. इस गिवन वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है सो गो विद दिस फॉर्मूला. अगर गिवन वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है गो विद दिस फॉर्मूला. क्लियर. तो अभी तक के आपने देखा होगा कि ठीक है, हमारे पास वेक्टर है एफ बार इक्वल्स टू 10 न्यूटन. ठीक है. अब आपके पास ऐसा वेक्टर नहीं होगा. अब सपोज एफ बार आपको दिया है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप. इट्स लाइक दिस. इसका मतलब क्या है, इस कंपोनेंट का इतना पार्ट, इस फोर्स का, इस रिजल्टेंट फोर्स का इतना मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में, बिकॉज आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई. सो इस गिवन वेक्टर का, इस गिवन फोर्स का इतना मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलोंग है, इतना मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस के अलोंग है. ऐसा इसका मीनिंग होता है. अगर आपको फोर्स दिया है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने आई जे के तीनों एक्सिस यूज किए. मीन्स दिस फोर्स इज एक्टिंग समवेयर ऑन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस जिसका कुछ मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलोंग है, कुछ वाई के अलोंग है, और ये इतना सेट के अलोंग है. क्लियर. सो अब वेक्टर नोटेशंस इस फॉर्म में रहेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए ये है आपके फॉर्मूले. तो अभी मैं आपको बताऊंगी सिस्टमैटिकली कि कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाली जाए. ठीक है. सो बच्चों, जो भी थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने किया, जो भी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमने किया, उसे अप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल पे से और आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे
कि किस तरह से आपको एग्जाम्पल्स के साथ डील करना है, ठीक है। सो देखो, सपोज आपको इस तरह की एक डायग्राम दी है, ओके। सो दिस वेक्टर इज गिवन विच इज मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ओके। This is y. So it is very well clear that given vector is not along x, not along y. So you need to resolve it into two components. One will be along x, one will be along y. So ये component suppose fx है और ये component suppose fy है, ठीक है। So आपको question ये पूछा है that determine the magnitude of force along x and y axis, ठीक है। मतलब आपको fx मतलब आपको करना क्या है, आपको fx equals to how much and fy equals to how much. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर एरो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज योर ट्रिक, आई टोल्ड यू द ट्रिक। ओरिजिनल वेक्टर जिस वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करेगा वो वेक्टर हमेशा कॉस होगा, मतलब ये हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू होगा f cos थीटा और fy इक्वल्स टू हो जाएगा आपका f sin ऑफ थीटा। क्लियर, बहुत मतलब कितना टाइम आपका बच गया। नो नीड टू use the trigonometry, no need to draw such kind of perpendiculars, then take an angle and then determine sin theta cos theta and then determine rx ry. No need to do this. Now this is a trick. Original vector जिस वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करेगा that is always a cos, so it is f cos theta and the remaining is sin, so that this is f sin theta. So you have to determine the value of fx and fy. So now in figure you know that fx is equals to है आपका f cos of theta. सो f की वैल्यू आपको दी है, व्हाट इज दैट 10 इंटू कॉस ऑफ एंगल दिया है आपको थीटा, सपोज यहाँ पे नहीं लिखा, सपोज ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, क्लियर। सो कॉस थीटा दैट मीन्स कॉस ऑफ 30, सो 10 इंटू कॉस 30, यू नो द वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज √3/2, सो दिस विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट द आंसर fx इज इक्वल्स टू 5√3 एंड ऑब्वियसली फोर्स है तो यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन, क्लियर। सिमिलरली यू कैन डिटरमिन द fy. सो fy इक्वल्स टू हो जाएगा f साइन ऑफ थीटा, f की वैल्यू है 10 और साइन ऑफ थीटा दिया है आपको 30 डिग्री, सो 10 इंटू साइन 30 आपको पता है कितना होता है 1/2, सो दिस विल बी कैंसल एंड यू विल गेट fy इक्वल्स टू सिंपली 5 न्यूटन। सो इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका था फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन along this particular direction which is making angle theta with the x axis. So its magnitude along x axis is how much, 5√3 Newton, and its magnitude along y axis is how much, 5 Newton. So इस तरह से आपने ये सॉल्व किया है और ये कब सॉल्व कर पाए हम, जब हमको वेक्टर्स को रिजॉल्व करते आया, क्लियर। और रिजॉल्व कंपोनेंट्स कौन सा कॉस है कौन सा साइन है ये डिसाइड करते आया और इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो दिस इज द वे। अब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको आता है तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अब सी दिस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे, ओके। ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिया है, एक वेक्टर आपको दिया है, अब v है तो लेट दिस बी अ वेलोसिटी वेक्टर। अब आपको हमेशा वेलोसिटी वेक्टर ऐसे नहीं दिया होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 तक का फिजिक्स हो गया हमारा, राइट। हम अब 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सो दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, आई कैप रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड अलॉन्ग एक्स, जे कैप रिप्रेजेंट वाई, क्लियर। सो इस गिवन वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। सो अभी हमने ये फॉर्मूले देखे थे कि अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है आर बार इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, सो इसका मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है, डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है। सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। सिंपली यहाँ पे आर एक्स की जगह पे है 2, आर वाई की जगह पे है 3। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ v bar will be, magnitude is simply represented by v and formula क्या है, under root of rx square plus ry square, but here in place of rx you have 2, in place of ry you have 3, so this will be 2 square plus 3 square 13, and so you got the magnitude of velocity that is under root of 13 meter per second, clear। and at the same time you have asked the direction, right। so direction कैसे निकालोगे, direction का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, आर वाई बाय आर एक्स। सो tan इनवर्स ऑफ, नाउ
यहाँ पे आर एक्स और आर वाई मतलब क्या है, ये है आपका आर एक्स, यहाँ पे आर एक्स मतलब है आपका 2 और आर वाई मतलब है 3. ओके, दिस इज अलॉन्ग एक्स, दिस इज अलॉन्ग वाई, सो आर वाई बाय आर एक्स मतलब क्या हो जाएगा 3/2. सो दिस इज 3/2 और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट इट एज tan inverse of 3/2 means 1.5. So you got the direction theta equals to tan inverse of 1.5. ओके, सो इस तरह से आपने गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकाली. अगर ऐसा कोई भी वेक्टर आपको गिवन है तो उस वेक्टर का अगर आपको एक्स और वाई डायरेक्शन के अलावा मैग्नीट्यूड पूछा तो वो निकालने के लिए ये है स्टेप्स, और डायरेक्टली उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, और डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. क्लियर? सो दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी. तो बच्चों ये जो भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने देखा ये 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए था, राइट, जिसका गिवन वेक्टर था आर बार, जिसे आपने एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. सो इसका मैग्नीट्यूड जो है ये हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई square. But suppose you have a 3-dimensional Cartesian coordinate system which consists of 3 vectors x, y and z. Okay. So suppose your given vectors is splitted along 3 direction. So you can write it as a rx I cap plus ry j cap plus rz k cap. Okay. So इसका अगर आपको अब इस गिवन वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसी आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. क्लियर? तो अब सिंपल है कि अगर आपको कोई भी वेक्टर सिर्फ एक कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, फिर आई कैप रहो, जे कैप रहो या के कैप रहो, 1 डायमेंशनल मोशन को स्पेसिफाई करेगा. अगर ये से 2 कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है तो वो 2D मोशन स्पेसिफाई करेगा, और तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है तो वो 3D मोशन स्पेसिफाई करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड तीनों डायरेक्शन में होगा एक्स वाई जेड. क्लियर? सो अब देखो ये सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के रखे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. Vectors are given here, so you have to determine the magnitude of this given vector. So this is the simple formula to determine the magnitude. यहाँ पे आर एक्स आर वाई इन जनरल लिखा है, बट ये आर एक्स आर वाई मैग्नीट्यूड है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस आर द नंबर्स, दिस इज आर एक्स आर वाई आर जेड, दिस इज आर एक्स आर वाई. क्लियर? सो इफ आई डू दिस, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना होगा, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस दिस इज 6 स्क्वायर. ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, और इसको ऐड कर दो, जो भी होगा वो आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा. सो दिस इज 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 56. ठीक है, सो रूट 56 इज द आंसर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गिवन वेक्टर ए बार. क्लियर? इसी तरह से आप इसका निकाल सकते हो. ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है बट आप समझ सकते हो. रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 34. क्लियर? सिमिलरली ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. सो दिस इज 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14. क्लियर? सो दिस आर द मैग्नीट्यूड्स. इसका भी निकाल लो. 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो 16 प्लस 4, सो दिस इज 20. You can also write it as under root of 5 into 4. So you can write it as 2 root 5. Clear? So this way कोई भी वेक्टर आपको दिया है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है. तो अगर कोई भी वेक्टर आपको गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड आप इस फॉर्मूला से निकालोगे. क्लियर? अब देखो इस आइडिया को एक्सटेंड करते हुए और एक क्वेश्चन देखो. Find a unit vector in the direction of vector 3i cap plus 4j cap. So अब वेक्टर को नाम नहीं दिया है तो सबसे पहले इस वेक्टर को कोई भी नाम दे दो. So I'll say let a bar equals to 3i cap plus 4j cap, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर्स को नाम दिए थे बट यहाँ पे सिंपली वेक्टर गिवन है. सो जस्ट उस वेक्टर का पहले नामकरण कर दो. कर दिया. अब क्या पूछा है,
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर, मतलब ये वेक्टर जो भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो अगर ए बार आपका वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, यू और सफिक्स में ए और ऊपर कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है यू सफिक्स में गिवन वेक्टर और उसके ऊपर कैप, और इसका फॉर्मूला क्या था, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर तो आपको दिया है बट मैग्नीट्यूड थोड़ी दिया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा गिवन वेक्टर का, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर एक्स इज 3, आर वाई इज 4, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बी 9 प्लस दिस इज 4 का स्क्वायर 16, मतलब दिस इज 25, क्लियर, एंड रूट 25 मीन्स 5। सो आपको गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो मिल गया 5। अब यूनिट वेक्टर पूछा है, सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इक्वेशन 1 में पुट करो। सो 1 इम्प्लाइज यू ए कैप इक्वल्स टू, ए बार की वैल्यू है आपकी 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन ए की वैल्यू आपने निकाली, व्हाट इज दैट 5। सो कैन इसको सिस्टमैटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, यू ए कैप इक्वल्स टू, इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, सो यू कैन राइट 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। सो दिस वे दिस इज द unit vector in the direction of this given vector 3i cap plus 4j cap, clear? So just take a screenshot of this. This is all just for the sake of practice, so I hope you got it. I'll give you some more examples on vectors, और इस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो भी हम लेंगे, एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करवा के लेंगे, ठीक है? सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी का स्कोप ही नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करवा के दिया कि कैसे कैसे एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, दोनों के फॉर्मूला यहाँ पे है, बस आपको यूज़ करना है, वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है? सो डू इट, प्रिपेयर दिस। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आस्क योर डिफिकल्टी, ओके? सो इन द नेक्स्ट क्लास we will meet with the next point regarding vector. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.